जय हिंद। स्वागत है आप सभी का कल्पाक्ष आईएएस की वीकली करंट अफेयर सीरीज में। यूपीएससी ओरिएंटेड, यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 एंड मेंस ओरिएंटेड इस वीकली करंट अफेयर सीरीज में हम आज बात करने वाले हैं 21 सितंबर से 28 सितंबर के बीच में हुए उन इवेंट्स के बारे में जहां से आने वाले एग्जामिनेशन में सवाल बनने की संभावनाएं प्रबल। आप अगर चैनल पर पहली बार आए तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और ये फाइंड आउट कीजिएगा कि किस तरह से आपने जो पूरे वीक में करंट अफेयर्स कवर किए हैं, क्या उनसे आप ये सवाल आंसर करने के लिए सक्षम है या नहीं। मींस जो आपकी पढ़ाई चल रही है क्या वो सही दिशा में चल रही है या फिर आपको अपनी दिशा बदलने की आवश्यकता है। बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज की पहली बड़ी ऐसी खबर जहां से हमें लगता है कि सवाल बनने की संभावना एक है, वो निकल कर आई लद्दाख से, लेह से। आपने रिसेंटली सुना होगा कि लेह में एक एनवायरमेंटलिस्ट, जिन्हें हम कहते हैं सोशल एक्टिविस्ट के रूप में जानते हैं, सोनम वांगचुक, जो अपने इंजीनियरिंग के कारण फेमस हुए, वो कुछ समय एक हंगर स्ट्राइक पे थे अपने कुछ बेसिक फंडामेंटल डिमांड्स को लेकर लद्दाख के, जिनमें इंक्लूड था लद्दाख के लिए फुल स्टेटहुड, क्योंकि 2019 में जब से लद्दाख को या फिर जम्मू एंड कश्मीर को यूटी बनाया गया है, तब से वहां का स्टेटहुड, उनके डेमोक्रेटिक राइट्स उनसे छीन लिए गए। सो पूर्ण स्टेटहुड की डिमांड के साथ में लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल करने को लेकर, वहां के ट्राइबल को आदिवासी का दर्जा देने की मांग को लेकर और लद्दाख में 2 पार्लियामेंट्री सीट अलॉट करने की मांग या मुद्दे को लेकर ये हंगर स्ट्राइक पर। अब इस हंगर स्ट्राइक का जब लंबा समय निकला तो शायद 15th डे वहां लेह में वायलेंस शुरू हो गया और उस वायलेंस के बाद में वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ने सोनम वांगचुक पे स्ट्रॉन्ग एक्शन जो है वो लिया। अब उस एक्शन के चलते कई सारी चीजें की गई और जिसमें उनका FCRA एक लाइसेंस जो था उसको भी क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, वापस ले लिया। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के नाम से जाने जाने वाला ये कानून, जिससे एक लाइसेंस मिलता है कि आपका एनजीओ, आपकी ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन से क्या कर सकती है, फंड ले सकती है, जिसको लेकर एक कंप्लीट वीडियो मैंने चैनल पर पोस्ट कर रखा है, जहां से आप FCRA समझ सकते हैं और वहां से संबंधित सवाल कैसे बनते हैं ये भी देख सकते हैं। पर उसके बाद सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है, उसके तहत डिटेन कर लिया गया और लद्दाख से हजारों किलोमीटर दूर उदयपुर या फिर राजस्थान में लाके जयपुर आए थे, जयपुर राजस्थान लाके उन्हें क्या है, डिटेन किया गया। सवाल उठता है कि NSA क्या है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्या है, क्योंकि अगर आपने ये पढ़ा है तो ये 2 हिस्सा है, तो पॉलिटी का भी हिस्सा है और दूसरा आपका करंट अफेयर के आधार पर। चलिए यहां से क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आते हैं, देखते हैं आप आंसर कर पाते हैं या नहीं। सो क्वेश्चन आपके सामने है गाइस, विथ रेफरेंस टू द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, the NSA 1980 empowers the center and state to detain individual to prevent them from acting a manner prejudicial to the defense of India relation with the foreign powers. The second statement is there, the power to exercise the powers under the act is with the district magistrate only. The third, NSA detention is punitive. And the fourth, a detention order under the NSA cannot be executed like a warrant of arrest. How many of above statement given are correct? Only one, only two, only three या all four. करेक्ट ऑप्शन क्या है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपने कवर किया। हिंदी में इसे हम आपके लिए एक्सप्लेन कर देते। NSA 1980 में केंद्र राज्य को व्यक्तियों को हिरासत में लेने का अधिकार देता है ताकि उन्हें भारत की रक्षा, विदेशी शक्तियों के साथ संबंधों के लिए हानिकारक तरीके से कार्य करने से रोका जा सके। द सेकेंड स्टेटमेंट, अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार केवल जिला मजिस्ट्रेटों के पास में, जिला कलेक्टर के पास में। NSA के तहत हिरासत दंडात्मक है। NSA के तहत हिरासत आदेश को गिरफ्तारी वारंट की तरह निष्पादित नहीं किया जा सकता। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या सभी 4। अब क्योंकि आप लोगों ने ये पहले भी पढ़ा है, जब भारतीय न्याय संहिता लागू हुई तब भी ये चीज न्यूज में थी, तो आप आंसर अपना कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस सेशन को आप वैसे ही समझिए जैसे हम लाइव आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और लगातार साथ साथ प्रैक्टिस करते चलिए, क्योंकि ये आपको एक एम्पावर करेगी कि क्या आपकी सोचने और समझने की क्षमता है। अगर इस क्वेश्चन को आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो चलिए हम आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन इससे संबंधित दे देते हैं। तो अगर हम NSA के बारे में बात करें, चाहिए न्यूज क्यों है, क्योंकि डिटेंशन ऑर्डर ऑफ NSA कैन बी एग्जीक्यूटेड लाइक अ वारंट ऑफ अरेस्ट। ये बात समझिएगा,
It can be executed like a warrant of arrest. Once detained, a person can be held a specific place, moved across the state and subjected to conditions set by the government. So hence the statement 4 is not correct, which says what, जो ये कहता है कि भैया उसको आप एक अरेस्ट वारंट के रूप में नहीं ले सकते. Another समझेगा, preventive detention has a long history in India dating back the colonial rule. और इस एक्ट की शुरुआत जो है 1950s में सबसे पहले, फिर बाद में कानून जो है इसके आधार पर लाया गया. अगर आगे इसी में समझा जाएगा इसको समझिएगा. The NSA 1980 empowers the center and state to detain individuals to prevent them from acting in a manner prejudicial to the defense of India relation with the foreign security of India या the foreign relation. इस आधार पर स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. 4 इनकरेक्ट हो गया, 1 करेक्ट हो गया. अब समझिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स एंड द पुलिस कमिश्नर आल्सो एक्सरसाइज दिस पावर व्हेन ऑथोराइज्ड. अनलाइक अरेस्ट अंडर द क्रिमिनल लॉ, NSA detention is preventive and not punitive. It is designed to prevent an individual from committing an act deemed harmful. Hence, statement 2nd and 3rd are also not correct. इस आधार पर देखिए, दूसरा तीसरा भी सही नहीं है, चौथा भी सही नहीं है, खाली एक स्टेटमेंट करेक्ट है. तो ओनली ए इज द करेक्ट ऑप्शन. अब ये आपको कैसे लगा क्वेश्चन, ये बताइए, और क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया या नहीं, ये भी आप बताने की कितना आप कोशिश कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगली न्यूज की तरफ. जो न्यूज भारत के इंटरनेशनल रिलेशन से निकल कर आई, ईयू के साथ निकल कर आई. जब से ये ट्रंप फूफा से हमारा झगड़ा चल रहा है, भारत अपनी बाहें फैला रहा है उन देशों के सामने जहां वो व्यापार को बढ़ा सकता है. और भारत अपने व्यापार को लगातार बढ़ाने के लिए अलग अलग देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा है. रिसेंटली हमने यूके के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया है और अब हमारी चर्चा ईयू के साथ में चल रही है. सो इंडिया एंड यूयू का जो स्ट्रेटेजिक एजेंडा है उसमें ट्रेड है, टेक्नोलॉजी है, डिफेंस है, कनेक्टिविटी है, और मेनली हमारी बात है एफटीए को लेकर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर. जब इन सबको लेकर चर्चा चल रही है तो आने वाले समय के लिए भारत में यह काफी महत्वपूर्ण होने वाला है. पिछले लंबे समय से खबरें यहां से न्यूज में है, तो चलिए यहां से संबंधित एक सवाल हम आप लोगों के सामने रखते हैं और देखते हैं कि कितने लोग आप में से इसे आंसर कर पाते. तो विथ रेफरेंस टू दी India-EU trade ties, consider the following statement. India is EU's largest trading partner in the global south. European Union foreign direct investment in India in 2023 is almost doubled in the 5 year. India accounts for around 30% of the EU trade in goods and services. How many of our statement given are correct? Only 1, only 2, all 3 or none. हिंदी में क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए रखते हैं. भारत वैश्विक दक्षिण के यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है. 2023 में भारत में यूरोपीय संघ का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 5 वर्षों में लगभग दोगुना हो गया है. यूरोपीय संघ के वस्तु और सेवाओं के व्यापार में भारत का लगभग 30% हिस्सा है. ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, तीनों या कोई नहीं. गाइस, इसको आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, आप अपने ओपिनियन के आधार पर. जो लोग नहीं कर पा रहे उनके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम. So India and European Union Leaders Summit, which will be built to European Commission President Ursula von der Leyen visit India earlier this year और set place in next February. अब इस आधार पर हम दोनों देशों के बीच में जो संबंध है उनका एक्सपांशन जो है वो हम देखने वाले. So earlier this month the EU issued a document which outlines the strategic agenda for India-EU ties ahead of the summit. The EU is India's largest trading partner. India is EU's largest trading partner in global south. In 2024, bilateral trade in goods reached to the euro 120 billion, an increase of the 90% over the last decade. Trade in service adds another euro of 60 billion. Hence, statement 1 is correct. EU foreign direct investment in India reached to euro 140 billion in 2023. ऑलमोस्ट डबलिंग द 5 ईयर. इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है आपका, करेक्ट हो जाता है. और अगर इसी में अगर बात करें तो पॉइंट आता है दैट इंडिया अकाउंट्स लेस देन 2.05% ऑफ ईयूज ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विस एंड इंडियन इन्वेस्टमेंट इन ईयू टोटल्स ओनली euro 10 billion. Hence statement 3 is not correct which talk about the 30%. इस आधार पर अगर आप गाइस देखेंगे तो भारत में उसका ऑप्शन जो आएगा करेक्ट ऑप्शन वो बी आएगा.
अभी हम दोनों जो है वो महासागर डॉक्ट्रिन पर भी काम कर रहे हैं। महासागर बड़ी न्यूज में है गाइस पिछले लंबे समय से, जिससे सवाल पूछे जाने की संभावना हमें लगती है। महासागर का मतलब म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, तो यहां से ये चीजों को और आगे बढ़ाने वाला। तो ये क्वेश्चन था आपका फॉरेन रिलेशन या इंटरनेशनल रिलेशन से, जो आने वाले एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं अगली बड़ी न्यूज। भारत की पहचान रहे और खुद को एक उड़ते ताबूत के रूप में जाने जाने लगे MiG-21 फाइनली भारत से रिटायर हो चुका है। सो MiG-21 जो इंडियन एयरफोर्स में लंबे समय तक सर्विस किया, अब वो भारत में और फ्लाइंग 11 में नहीं दिखेगा, फ्लाइंग स्क्वाड्रन में, नॉट फ्लाइंग 11, फ्लाइंग स्क्वाड्रन में नहीं दिखने वाला है। सो MiG-21 गॉट रिटायर। अब MiG-21 जा चुका है तो इससे संबंधित कुछ एक बेसिक सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बड़ा सिंपल सा है, सुनिए। The term bison, often seen in news, refers to which of the following? समाचार में अक्सर देखे जाने वाला शब्द बाइसन निम्नलिखित में से किससे संबंधित? A military exercise of India and Russia, the upgraded variant of India's MiG-21 fighter aircraft, a ballistic missile developed by DRDO, an indigenous armed personnel carrier. रूस के साथ भारत का एक सैन्य अभ्यास है, भारत के MiG-21 विमान का उन्नत संस्करण, डीआरडीओ द्वारा विकसित एक बैलिस्टिक मिसाइल और एक स्वदेशी बख्तरबंद कार्मिक वाहन है। करेक्ट ऑप्शन क्या है कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं जिन्होंने MiG-21 को पढ़ा है। MiG-21 को लेकर कंप्लीट वीडियो भी मैं पहले पोल डाल ही चुका हूं, सुनिए। सो द इंडियन एयरफोर्स bid farewell to its iconic MiG-21 fighter jet. The final two MiG-21 squadrons, the number 23 Panther and the number 3 Cobra, which together operate some 36 jet, retired in Chandigarh during the decommissioning ceremony. When they entered in service 1963 as IFF Premier Indian Air Force Premier Interceptor fighter used for defensive air-to-air combat to intercept enemy aircraft, MiG-21s were arguably the best fighter on the planet. In total, India has procured more than 700 MiG-21s on the different variants, with the most recent version variant boasting modern aviation radar and the advanced missile. The IF has upgraded more than 100 MiG-21 to the BIS specs since 2026. इस आधार पर अगर देखोगे तो विजन किस शब्द के लिए आ रहा है, ये MiG-21 के एडवांस वर्जन के नाम से जाना जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन आप देखोगे तो पुराने एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। ये वैसा नहीं है कि हम सिर्फ कोई क्वेश्चन को बात कर रहे हैं, आप पुराना डेटा निकाल कर देखिए। इसलिए हम आपसे कहते भी, जब आप पढ़ रहे हो तो आपका सबसे अच्छा दोस्त आपके PYQs होने चाहिए, प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चंस होना चाहिए। वो एग्जाम की पहचान कराते हैं कि एग्जाम की डेप्थ कितना है, एग्जाम सवाल पूछने का तरीका कितना है। विदाउट PYQ अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये दिशाहीन पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चंस आपको ये बता देगा कि किस तरह से हमें किस चीज को कवर करना है या नहीं करना। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमने देखे, तो इसीलिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए था। चलिए आगे बढ़ते, बात करते हैं अगली बड़ी न्यूज के बारे में। एंड ये न्यूज मैंने लास्ट डे ही आपके करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर में भी कवर किया था। इंडियन DRDO के साथ में मिलकर इंडियन एयरफोर्स द्वारा या इंडियन की डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा रेलवे बेस्ड एक लॉन्चर, मिसाइल लॉन्चर का परीक्षण किया गया और भारत उन चंद देशों में आ गया जो रेल से भी या रेलवे ट्रैक से भी क्या कर सकता है, मिसाइल फायर कर सकता है। सो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड अग्नि प्राइम मिसाइल फ्रॉम दी रेल बेस्ड लॉन्चर। अभी रेल बेस्ड लॉन्चर तो न्यूज में है, परंतु एक और चीज न्यूज में है गाइस, एंड दैट इज अग्नि प्राइम मिसाइल। अगर हम जनरली देखें अग्नि के बारे में तो आपने अग्नि फर्स्ट, अग्नि सेकेंड, अग्नि थर्ड, अग्नि फोर्थ और अग्नि फिफ्थ का नाम सुना। अब अग्नि प्राइम जो है ये अब लगातार न्यूज में, क्योंकि रिसेंटली अग्नि प्राइम आपने तब भी सुना था जब ने हाई एल्टीट्यूड प्रशिक्षण किया था। तो न्यूज में आने की संभावना है, क्वेश्चन में आने की, न्यूज में तो है, क्वेश्चन में आने की संभावना है। तो यहां से क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक बेसिक प्राइमरी क्वेश्चन है गाइस, सुनिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। With reference to the Agni-P missile, consider the following statement. Agni-P is a two-stage solid fuel propelled missile and operational range of 1000 to 2000 km. It can carry high explosive thermobaric and nuclear warhead. Which of the above statement given are correct? Only one, only two, both one and two, and neither one or two. ठीक है, हिंदी में इसे पढ़ लेते हैं। अग्नि-P मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अग्नि-P एक दो चरणीय ठोस ईंधन चालित मिसाइल है जिसका परिचालन सीमा 1000 से 2000 किलोमीटर तक है।
यह उच्च विस्फोटक, थर्मोबैरिक एंड परमाणु आयुध ले जा सकती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न तो एक नहीं दो। आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए, क्योंकि आपने ये चीज कवर कर रखी। जिन लोगों ने नहीं की है, पहली बार ही आए हैं, शरीफ है, न्यूज़पेपर पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, तो उन लोगों के लिए हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। So the Defense Research and Development Organization (DRDO) test fired Agni Prime missile from rail-based mobile launcher. सुनिए, मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म आर क्रूशियल टू कंट्री सेकेंड स्ट्राइक। ये हमारी एक सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बढ़ा रही है। चलिए अब समझिएगा अग्नि प्राइम मिसाइल के बारे में। So while Agni 1 platform continues to serve specific use case, defense planner have long felt need to upgrade some of its system. Thus was born Agni Prime Agni P. अग्नि फर्स्ट को ही अपग्रेड कर ये प्राइम बनाया गया है, विच कंबाइंस अग्नि फर्स्ट रेंज विद द प्रोपल्शन एंड नेविगेशन टेक्नोलॉजीज बोरोड फ्रॉम अग्नि 4 एंड अग्नि 5 मिसाइल। ये बात बहुत समझिएगा, अग्नि 1 का अपग्रेडेड वर्जन अग्नि 5 है, अग्नि प्राइम है, जिसमें अग्नि 5 और अग्नि 4 दोनों के टेक्नोलॉजी को हमने क्या किया है, इंक्लूड किया है। विद द मास ऑफ 11,000 kg, Agni P is a two-stage solid fuel-propelled missile with an operational range of 1,000 to 2,000 km. It can carry high explosive, thermomaric and nuclear warhead. Hence, statement 1 and 2 both are correct. इसलिए आपका C ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन जनरल था, जनरल साइंस से भी अगर माना जा सके रखिए, टेक्नोलॉजी से देख लीजिए, करंट अफेयर से देखना चाहे वहां से देख लीजिए, हर जगह से ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी न्यूज के बारे में, जहां से लगता है कि सवाल पूछा जा सकता है। ये न्यूज ईरान से संबंधित। ईरान के सुप्रीम लीडर जो सैयद अली हुसैनी खamenei है, उन्होंने कहा है कि एनरिचमेंट यूरेनियम है लिमिटेड टू 60% इंस्टेड ऑफ द 90% दैट इज जनरली डन फॉर न्यूक्लियर वेपन। उनका कहना है कि भैया आप हमारे बार बार हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हो न्यूक्लियर वेपन को लेकर, पर वैसा वास्तविकता में नहीं है, हम सिर्फ उसे जनरल यूज के लिए यूज कर रहे थे। यहां से एक न्यूज में रही, 60% uranium enrichment. Why Iran's claim not pursuing nuclear weapons lack credibility? मतलब मानने की बात नहीं आ रही है। अब ये झगड़ा बड़ा पुराना है और वर्तमान के समय ये शतक या दशक ही अगर मैं कहूं तो ये झगड़ों का है। तो न्यूक्लियर पावर से क्वेश्चन आप लोगों के सामने, with reference to the enrichment of the uranium, consider the following statement. It is process of increasing the concentration of uranium-235 in uranium sample. A 40% enrichment of uranium is for civilian power reactors. A uranium sample enriched beyond 20% is called highly enriched uranium or HEU. How many of above statement given are correct? Only one, only two, all three or none. चलिए सुनिए, ये यूरेनियम नमूने के में यूरेनियम 235 की सांद्रता बढ़ाने की प्रक्रिया है। यूरेनियम का 40% संवर्धन अन्य असैन्य विद्युत रिएक्टरों के लिए है। 20% से अधिक संवर्धित यूरेनियम नमूने को अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम का HEU कहा जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, तीनों या कोई नहीं। आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिए अगर आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला एस्पेक्ट कंप्लीट हो चुका है, और नहीं तो चलिए हम आपके सामने इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो ले आते हैं। So uranium is the most common fissile material used in this process, either make electricity in civilian reactors or in the weapons. But naturally uranium is not fissile, meaning its nucleus is relatively stable and does not readily break up into the nuclei of smaller elements. ये तो एक कॉन्सेप्ट इस चीज का है, अब समझिए। Enrichment is the process of increasing the concentration of uranium-235 in uranium sample. तो इस आधार पर पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया। These are the two most common use cases of enriched uranium, a 2 to 3% enrichment for civilian power reactors, over 90% enrichment for building nuclear weapons. So इसलिए second statement क्या है, incorrect है, जो 20% की बात करता है। A uranium sample enrichment beyond 20% is called highly enriched uranium, and its production and use carefully monitored globally. Production of stage AUE are not defined in the nuclear weapon program. इसलिए आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी क्या है, करेक्ट है। इसलिए इसमें देखा जाए तो दो स्टेटमेंट आपके करेक्ट बनते हैं, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दी पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है गाइस जो इस पूरे सप्ताह से न्यूज में आ रहे हैं और जहां से हमें लगता है कि सवाल पूछे जा सकते हैं।
जो लोग ये सेशन पर पहली बार है वो प्रीवियस सेशंस को भी कवर कीजिए, आपका बड़ा हिस्सा करंट अफेयर से कवर हो जाने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किंग्स ऑफ स्टॉर्म की। एक नया टाइफून बड़ा न्यूज में नाम है रगासा। ठीक है, रागासा रगासा अलग अलग नाम है जो चाइना, हांगकांग, ताइवान वाले एरियाज में आया है और इसे सुपर टाइफून का नाम जो है वो भी दिया गया है। सो ये फिलीपींस, ताइवान, हांगकांग और सदर्न चाइना को क्या करेगा, हिट कर रहा है और बड़ा ही एक कहते हैं ना इस चीज से नुकसान होने की जो है अनुमान वो लगाया गया। अब यहां से संबंधित एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए गाइस सिंपल है एंड बड़ा सिंपल है। टाइफून्स आर कॉमन फिनोमिना इन इंडियन ओशियंस, अटलांटिक एंड नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक, सदर्न पैसिफिक एंड ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया। हिंदी में पढ़िएगा, समझिएगा कैसा। टाइफून निम्नलिखित में से एक सामान्य घटना है हिंद महासागर में, अटलांटिक और उत्तर पूर्वी प्रशांत में, दक्षिणी प्रशांत में, पूर्व एवं दक्षिण पूर्व एशिया में। करेक्ट ऑप्शन क्या है कमेंट बॉक्स में लगाएं। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है, तो कमेंट बॉक्स में आपके आंसर शायद हमें देखने को मिलेंगे तो खुशी हमको होगी। चलिए यहाँ से बेसिक जिन्होंने नहीं पढ़ा है, शरीफ है, उनके लिए बता दें कि टाइफून हो गया, साइक्लोन हुआ, हरिकेन हुआ, ये सब एक दूसरे के सिनोनिम के रूप में यूज किए जाते हैं अलग अलग रीजन। टाइफून्स के बारे में बात किया जाए तो अच्छा ये न्यूज में आया क्योंकि सुपर टाइफून रगासा जो है वो हांगकांग वाले एरियाज में आया है, चाइना वाले रीजन में आया है। इस आधार पर अगर देखा जाए तो ये टिपिकली ऑकरेंस इसका कहाँ होता है, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियंस जो है उस वाले एरिया में जो ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया में इंक्लूड है। इस आधार पर करेक्ट ऑप्शन जो आपका है वो है डी। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहां तक अगर किसी के मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, अगर नहीं है तो चलिए हम बढ़ते हैं अगली बड़ी न्यूज के बारे में। ये फिर हमने सोनम वांगचुक से ही लिया है। सो इंडियन पुलिस अरेस्ट लद्दाख एक्टिविस्ट आफ्टर द डेडली प्रोटेस्ट। अब लगभग क्योंकि कई सारी चीजें सोनम वांगचुक से न्यूज में है तो एक सवाल एक और इसी पर्टिकुलर न्यूज से बना लेते हैं और ये आता है आपका शेड्यूल या कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल को लेकर। So with reference to the 6th schedule of the Constitution of India, consider the following statement. Ladakh is included under the 6th schedule. The 6th schedule under Article 244 of the Indian Constitution provide for formation of autonomous administrative region called Autonomous District Council. Which of the above statement are correct? Only one, only two, both 1 and 2 and neither 1 and 2. हिंदी में सुनिएगा, लद्दाख 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के अंतर्गत 6ठी अनुसूची स्वायत्त प्रशासनिक क्षेत्रों का गठन का प्रावधान करती है जिन्हें स्वायत्त जिला परिषद भी कहा जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, और नहीं एक नहीं दो। करंट अफेयर से बेस्ड ये क्वेश्चन इंडियन पॉलिटिक्स है। जिन लोगों का इंडियन पॉलिटी हो चुका है आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। चलिए हम आप लोगों के लिए लेकर आ जाते हैं कि क्या करेक्ट है क्या करेक्ट नहीं है। तो पहला कि क्या लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल कर दिया होता माय बाप तो इतना सारा झगड़ा ही नहीं होता। तो पहला स्टेटमेंट तो अपने आप इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो यस इट इज आर्टिकल 244 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस प्रोविजन को कहता है कि वहां पर उस रीजन में ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन को आधार पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के एस्टेब्लिशमेंट किया जा सकता है जो ट्राइबल गवर्नेंस वहां प्रोवाइड करेगा। इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन जाता है? ओनली 2 या द बी ऑप्शन जो है वो यहां पर करेक्ट बनता है। अभी वर्तमान में अगर कहा जाए तो कुछ एरियाज जैसे आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा जो है यहां पर कुछ एरियाज में आपको 6th शेड्यूल जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये वो न्यूज जो महत्वपूर्ण है। चलिए आखिरी और अंतिम न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। एंड आखिरी न्यूज आप लोगों के लिए है दैट पीएम मोदी लॉन्चेस प्रोजेक्ट्स वर्थ 60,000 करोड़ इन ओडिशा। BSNL's 4G state get boost with 97,500 towers। अभी ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नया काम जो है वो इनिशिएटिव है। अब यहां से क्वेश्चन आपका, द डिजिटल भारत निधि एम्स टू प्रमोट इंडियाज ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स इन ग्लोबल मार्केट, प्रोवाइड क्रॉप इंश्योरेंस टू फार्मर अगेंस्ट नेचुरल डिजास्टर, ब्रिज इंडियाज डिजिटल डिवाइड एंड एम्पावर रूरल कम्युनिटीज, establish new institutions for higher medical education in rural areas. Which is the correct option? कमेंट बॉक्स में डालिए। हिंदी में हम आप लोगों के लिए इसे पढ़ते हैं। डिजिटल भारत निधि का उद्देश्य है वैश्विक बाजारों में भारत के पारंपरिक हस्तशिल्प को बढ़ावा देना, प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध किसानों की फसल बीमा प्रदान करना,
भारत में डिजिटल विभाजन को पाटना, ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा चिकित्सा के लिए नए अवसर को संस्थानों की स्थापना करना। चलिए डालिए करेक्ट ऑप्शन आपके कमेंट बॉक्स में। तब तक हम आपको समझा देते हैं भैया मतलब क्या है। तो डिजिटल निधि जो है ये 100% 4G सैचुरेशन एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत हम डिजिटल भारत निधि नाम दिया है और रूरल एरियाज के जो एरिया जो भारत से दूर रह गए उन्हें कनेक्ट करने के काम जो है कर रहे हैं। सो बेसिकली द सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन। दिस ऑल जो इस सप्ताह से न्यूज में है जहां से सवाल बनने की संभावना है हमें प्रबल है। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और स्टे ट्यून्ड विद कल्पाक्ष। थैंक यू वेरी मच।